जितनी भी लिटरेचर पढ़ी है, जितना भी हमारा सारा जो अभी तक चल रहा है, आप देखिए उसमें सारी स्टोरीज थी, ठीक है, या पोइट्री था, ड्रामा था, नॉवल था, वही पार्ट वन में था, वही पार्ट टू में था। अमेरिकन लिटरेचर में भी वही पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, यही तीन चीजें थी जिसका कॉम्बिनेशन अमेरिकन लिटरेचर थी। सिर्फ आपके तीन सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। प्रोज में भी बल्कि गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है वो एक स्टोरी टाइप भी था, इस वजह से आपको वो इजी लगा। लेकिन प्रोज में स्टूडेंट इसलिए ज्यादा सप्लीज ले लेते हैं क्योंकि प्रोज में सारे एसेज होते हैं और स्टूडेंट्स को एसेज जो हैं वो बोरिंग लग रहे होते हैं। एक्चुअली मुश्किल नहीं होते, हम चीज को बोर बना लेते हैं, या हम ये समझ लेते हैं देखिए बेटा जब करना है तो खुश होके भी करना है और बोर समझ के भी करना है, ठीक है। और किसी भी चीज को जब सीखना होता है ना, फिर हम उसमें ये नहीं देखते कि ये चीज टफ है कि नहीं है और ये बहुत मुश्किल हो गया है और फलाना है। देखिए बेटा, एंड पे जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना आप लोगों का लिटरेचर का सिलेबस यकीन जाने बहुत ज्यादा है। एक साल भी थोड़ा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इतना ज्यादा है कि जिस तरीके से मतलब मैं चाहती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, उस तरीके से मैं पढ़ा नहीं पाती क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसको कवर करवाना बेटा बहुत मुश्किल है। कल आई नो कि मैंने 3 सवाल आप लोगों को इकट्ठे करवा दिए, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ये करवाया गया। दूसरा बेटा, पहले नंबर पे कैथरीन बेल्सी रखने का मकसद ये था कि जब हम एक न्यू सब्जेक्ट फ्रेशली स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्रिटिसिज्म इज नॉट द थिंग के जो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट अभी आपने कभी पढ़ा नहीं। तीसरी चीज, देखिए बेटा, कुरान मजीद में लिखा है इन्नमाल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब आप मैट्रिक में गए होगे, मैट्रिक मुश्किल लगता होगा, अब आसान लगता है, ठीक है। फिर एफए में गए होंगे, एफए भी मुश्किल लगता होगा, अब आसान है। तो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ये अभी थियरीज आपने वेरी फर्स्ट टाइम उनको हाथ लगाया है, तो बेटा हाथ पैर नहीं फुलाने, उनको थोड़ा सा अंडरलाइन करें इनके मेन पॉइंट्स को। और अभी सिर्फ जस्ट हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो डीकंस्ट्रक्शन जो कि मैं आज आपको करवा दूंगी, दूसरा एक्सप्रेसिव रियलिज्म है, उसके ऊपर डिटेल्ड नोट है, दैट्स ऑल। उसके बाद आपका ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। एक आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि करंट नोट से रह गया है, वो है एनालिसिस ऑफ मॉडर्न थियरीज बाय बेल्सी। वो थोड़ा डिटेल्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि बेल्सी ने किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कितनी किस्म की थियरीज बताई हैं। अब देखिए, जब मैंने आप लोगों को इसका मैं समरी पढ़ा रही थी तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को इसने 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस, इस पे बेटा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पोस्ट सार्शोरियन लिंग्विस्ट, ठीक है, ये जो थ्योरी जो कल हमने पढ़ी अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, और उसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो इसके अंदर सारा आ गया। एक हमारा सिर्फ आइडियोलॉजी रह गया है, और सब्जेक्ट या स्प्लिट सब्जेक्ट जो उसका थर्ड चैप्टर उसका आइडियोलॉजी से रिलेटेड था, ठीक है, वो बहुत कम आता है लेकिन हम जरूर करेंगे। उसके बाद स्प्लिट सब्जेक्ट है नंबर 4, जो इसका था चैप्टर नंबर 4, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था, वो भी इतना ज्यादा नहीं आता। और नंबर 5 जो है वो डीकंस्ट्रक्शन, ये डीकंस्ट्रक्शन ही हम कर रहे हैं। दैट इज योर मतलब अब सिर्फ एंड होने जा रही है कैथरीन बेल्सी, बस इतनी सी ही है क्रिटिसिज्म। मुश्किल है लेकिन शॉर्ट शॉर्ट है, जल्दी से शुरू होगी और जल्दी से खत्म हो जाएगी। तो डीकंस्ट्रक्शन करने के बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा, वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म का था। और वो भी आपके पहला पहला जो क्वेश्चन था ना क्रिटिसिज्म एंड कॉमन सेंस, उसके अंदर था वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म का। वो कभी कभार डिटेल्ड आ जाता है और वो इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग अगर खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये होती है बेटा सारी चीजें। तो इसको ये मत समझें कि बहुत मुश्किल चीज है कि बहुत आसान चीज है, ना कोई चीज मुश्किल होती है जिंदगी में, ना कोई चीज आसान होती है। जस्ट अल्लाह ताला से मदद मांगा करें, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये वाली दुआ डेली में पढ़ती हूँ। आप जब भी कोई कुछ भी करें, कोई भी ऐसा टास्क करें, लर्निंग टास्क करें, आप जरूर ये दुआ पढ़ा करें। किसी से बात करनी है, किसी को कन्विंस करना है, आप ये जरूर दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला आपका साथ देंगे।
ठीक है। तो अल्लाह ताला को बेटा साथ लेके काम करते होते हैं, ऐसे ही अपना गुमान नहीं बना लेते कि चीज़ मुश्किल हो गई है, बोरिंग हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर सेकेंडली बेटा जब आप ग्रुप में ये बात कर देते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, बहुत बोरिंग है, उससे पता है क्या होता है, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो देखें, एक होता है अच्छे स्टूडेंट, मेंटल कैलिबर वाला स्टूडेंट, एक होता है नॉर्मल, और एक बिल्कुल लोअर होता है। जो वो नॉर्मल और लोअर वाले होते हैं ना, उनके हाथ पैर भूल जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा इनको मुश्किल लग रहा है, फिर हमें भी मुश्किल लगता होगा। इसलिए बेटा जब हम ग्रुप में होते हैं ना, तो कोशिश करें कि पॉजिटिव चीजें शेयर करें। ठीक है, पॉजिटिव, अगर हमने ये कहा ना चीज मुश्किल है, तो साथ ये भी कहें कि नहीं, मतलब अगर हम इसके पॉइंट्स बना लें तो हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो ये जो बेटा हमारी नेगेटिविटी होती है, हमारी होपलेसनेस होती है, जब हम ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, बाकियों पे भी इसका असर हो रहा होता है। कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इसमें? 20+ स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखें, अगर आप एक ऐसी बात करते हैं तो वो बाकी 20+ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर होगा। मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट करती हूँ, और आप लोग इस तरह के मैसेजेस जब ग्रुप के अंदर करते हैं, तो दैट मतलब इसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट होगा ना। तो बेटा दैट इज अ टीम वर्क। हमने खुद भी मोटिवेटेड रहना है, हमने बाकियों को भी मोटिवेटेड करके चलना है। ठीक है, तो आप एक टीम है, ये कोई एकेडमी मेरी वजह से नहीं चल रही बेटा, ये आप भी इस एकेडमी का हिस्सा है। आपने अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करना है। वो देखें, कल फिजा लगी हुई थी कि अच्छा अब आप वेटिंग फॉर गॉड के ये वाले नोट्स कर लें, ये बहुत हेल्पफुल है। और फिजा अक्सर ही हेल्प कर रही होती है, बाकी भी 3-4 और स्टूडेंट्स हैं, उस्मा को देख लें, कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प। तो बेटा हेल्प भी करें और एक दूसरे को मोटिवेट भी करें। ये नहीं कोई चीज़ नहीं आ रही, आपने ग्रुप में फटाफट बता दिया ये बड़ी मुश्किल चीज़ है और नहीं हो रही, इसके बेटा बहुत नेगेटिव, आप लोगों को नहीं अंदाजा कि हमारा जो वो कहते हैं ना हम साया, जिसके ऊपर साया पड़ रहा होता है, उसके ऊपर हमारे असरात हो रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर बेटा देख के बोला करें। मैं ये नहीं कह रही गलत बोल दिया या क्या बोल दिया, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ इसका रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। कीप ईच एंड एवरी वन मोटिवेटेड, क्योंकि बेटा 2 महीने हैं अब हमारे पास, सिर्फ 2 महीने। उन 2 महीनों में अगर हम होपलेसनेस की बातें करेंगे, समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, वो टेस्ट आ गया है, इस तरह की बातें करेंगे ना, तो बेटा बाकी सारा ग्रुप बैठ जाएगा। ठीक है, इंसान जो है, देखें, एसेट्स तो अभी आपके पास आ रही हैं, आपके पास एनकेएम के नोट्स हैं, आपके पास करंट नोट्स हैं, मैंने आपको रिजवी साहब के भी नोट्स दे दिए हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है। तो एक दूसरे को बेटा डीमोटिवेट नहीं करना, एक दूसरे को आप लोगों ने हम्बली साथ साथ लेके चलना है। दैट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं आपसे कहती हूँ कभी ऐसे कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, क्या हो जाएगा। मुझे क्रिटिसिज्म का कहा था किसी ने कि जी बड़ी मुश्किल है, नहीं पढ़ी जाती, फलाना ढमकाना। मैंने कहा सबसे पहले पढ़नी यही है, तो डट जाए ना, ढीठ बन जाए बस कि नहीं करनी है। और वाकई मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए क्रिटिसिज्म में। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी स्टार्टिंग है ना, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कह दिया ना, इन्ना माल उसरी यसरा। और उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने क्या कहा, देखो हमने क्या तुम्हारे लिए फिर मुश्किल चीज को आसान नहीं किया। तो इंसान की नीयत पे अल्लाह ताला मुश्किल को भी फिर आसान कर देता है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगती है, न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ आसानी भी पैदा करेगा। जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे ना, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरा काम आसान कर दे, मेरा दिमाग खोल दे और मेरा काम आसान कर दे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, हमारा काम होता है काम करना है, अच्छा गुमान रखना है, बाकी चीजें हमें अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। चलिए जनाब आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस डीकंस्ट्रक्शन मेथड इन डिटेल, हाउ हैज इट चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। डीकंस्ट्रक्शन जो है ये कैथरीन नल्सन की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके अंदर अब हम देखते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन में इसने, कैथरीन वेल्सी ने जो है वो क्या लिखा है। Jacques Derrida was a French philosopher. Throughout his philosophical career, he tried to develop an approach to criticize the most fundamental concepts of Western philosophy. His theory, deconstruction, changed the way literary texts were read and understood. उसकी ये जो theory
जो है डिकंस्ट्रक्शन, उसने लिटरेरी टेक्स्ट को किस तरीके से रीड किया जाता था और अंडरस्टूड किया जाता था, उस तरीके को ही चेंज कर दिया कि जिस तरीके से उसको टेक्स्ट को परसीव किया जाता था. डेरिडा emphasized time and again that deconstruction was not a theory. It is simply a collection of strategies and methods to read a text in radical manner. A text is always written in language and consequently in the ideology of social formation. Ideology is the set of beliefs and practices that defines the practices of a social group. When an individual is born, he learns the language of the society. Unconsciously, he also learns the ideological framework of the social formation. He thinks that he is free to act and decide, but because he thinks in language, so unknowingly he thinks and decides under the influence of social ideology. This is the reason that an author cannot be considered as a source of meaning. The first concept in the study of deconstruction is that of binary opposition. Binary opposition क्या होती है क्लास? कल पढ़ाया था. हाँ जी, what is binary opposition? ठीक है, words opposite को कहते हैं. The first concept in the study of deconstruction is that the binary opposition. According to this theory, all concepts in the world are arranged in binary opposition. ठीक है, जितने भी concepts हैं उनको हमने बाइनरी ऑपोजिशन में अरेंज किया. वो कहते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब अरेंज है बाइनरी ऑपोजिशन में. फॉर एग्जांपल कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑपोजिट टर्म्स. ठीक है, कि वो दो ऑपोजिट टर्म से पे कंसिस्ट करते हैं. इन दिस अरेंजमेंट वन टर्म इज ऑलवेज कंसीडर्ड मोर इम्पोर्टेंट और बेटर देन द सेकंड टर्म. So, or we can say that one term is marked positive and other as negative. और इस बाइनरी ऑपोजिशन में हम देखते हैं कि कोई एक चीज है या एक टर्म है जो कि मोर इम्पोर्टेंट कंसीडर की जाती है देन द सेकंड वन, और या फिर एक जो होती है पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है. द एग्जांपल्स ऑफ सच पेयर्स आर गुड एंड एविल, डार्क एंड लाइट, डे एंड नाइट, अप डाउन, राइट लेफ्ट, मेल फीमेल, वाइट ब्लैक एक्सेट्रा. ठीक है, अब ये क्या है? ये टर्म्स ऐसी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, या फिर एक को कम और एक को ज्यादा तस्वुर किया जाता है. इन दिस पेयर वी कैन सी दैट टर्म फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सम काइंड ऑफ प्रेजेंस एंड द सेकंड इज कंसीडर्ड एज द एब्सेंस. ठीक है, अब इसमें पहली टर्म जो है वो एक प्रेजेंस काउंट की जाती है और दूसरी एब्सेंस. Because of this favor of presence over absence, Derrida calls Western thought the philosophy of presence. और इसी फेवरिंग ऑफ प्रेजेंस ओवर एब्सेंस में डेरिडा ने इस कॉल वेस्टर्न थॉट, उसने क्या कहा इसको? philosophy of presence. Deconstruction questions the primacy of first term and whether the first term is in reality superior to the second. और ये जो deconstruction theory है वो क्वेश्चन करती है इस primacy of first term को जो कि superior है, whether the first term is the reality superior to the second, क्योंकि first term होती है जो presence है वो absence से superior है. ठीक है, तो secondly Derrida says that every philosophical system suppose a center. हर philosophical system का एक suppose center होता है, a point from which everything comes and to which everything refers. एक ऐसा point जहाँ से हर चीज आ रही होती है और हम हर चीज को उसको रेफर कर रहे होते हैं. In some philosophy systems, the center is the concept of God. बहुत से philosophical systems में जो center of concept होता है वो God होता है. In others, it is the human mind. और कुछ में वो human mind होता है और the unconsciousness. Humanism was philosophy that put human at the center. Humanism एक ऐसी philosophy है जिसमें human center होता है. ठीक है, अभी देखें पिछले उसके अंदर हमने डिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या पढ़ा? नंबर वन चीज बाइनरी ऑपोजिशन. बाइनरी ऑपोजिशन में उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक जो है प्रेजेंस है, एक एब्सेंस है. अब इस प्रेजेंस की वजह से जो है इसको क्या कहा गया है? इसको फिलोसफी ऑफ प्रेजेंस कहा गया. द रीजन इज दैट वो जो प्रेजेंस है वो थोड़ी सी सुपीरियर है इन रियलिटी देन एब्सेंस, तो इसको थ्योरी ऑफ प्रेजेंस या फिलोसफी ऑफ प्रेजेंस कहा गया. दूसरी चीज क्या कही गई कि भाई हर चीज का, हर थ्योरी का एक सेंटर होता है, हर इंसान का एक महवर होता है, उसकी सोच का एक महवर होता है. ठीक है, हर फिलोसफी का एक महवर होता है.
ठीक है। जैसे हजरत इब्राहिम के बारे में कहा गया कि वो हनीफन थे, उनका महवर सिर्फ अल्लाह ताला की जात थी, अल्लाह का हुक्म आता था और वो चल बढ़ते थे। हमारा महवर एक नहीं है, इस वजह से हम स्कैटर्ड पर्सनैलिटीज हैं, हमारे महवर एक नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है क्योंकि उनकी उनका जो सेंटर है ना वो सन है, सन के गिर्द सारी दुनिया घूम रही है, सन जो है वो दरमियान में है। अगर जो है दुनिया का कोई महवर ना होता ना बेटा, तो दुनिया इस तरह से इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में मत नहीं घूम रही होती। इसी वजह से इंसान की जो पर्सनालिटी है वो उस वक्त स्कैटर्ड हो जाती है, चाहे वो जितनी मर्जी डिग्रियां लेके बैठा हो। द रीजन इज दैट उसकी पर्सनालिटी उस वक्त स्कैटर्ड होती है जब उसकी जात का महवर एक नहीं। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम के बारे में ये जो महवर की बात आती है ना, सेंटर, उनकी उनका जो थॉट्स का सेंटर था ना वो अल्लाह ताला था, उधर से हुक्म आता था, वो चल पड़ते थे। हमारा जो है ना महवर बेटा एक नहीं है, कभी हम दुनिया को अपना महवर बना लेते हैं, कभी हम दीन को अपना महवर बना लेते हैं, कभी हम अपनी जात को अपना महवर बना लेते हैं। तो हम कभी किसी के गिर्द घूमते हैं और कभी किसी के गिर्द घूमते हैं, दैट्स व्हाई हम स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट फिलोसफीज हैं, अब देखें ये एक कॉन्सेप्ट आपको दिया ना, इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि अपनी जात के गिर्द घूमना, खुदा की जात के गिर्द घूमना और ये सारी चीजें। अब अगर आप खुदा की जात के गिर्द की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, सेंटर इज द फिलोसफिकल। दूसरा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमनिज्म भी एक फिलोसफी है दैट वी पुट ह्यूमन एट द सेंटर। ठीक है, जो जिस इस फिलोसफी का सेंटर क्या है वो ह्यूमन है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडिविजुअल इज द सोर्स ऑफ मीनिंग एंड ट्रुथ, द सेंटर होल्ड्स द होल सिस्टम इन द प्लेस। ये सेंटर ही होता है जो एक पूरे सिस्टम को एट अ प्लेस होल्ड करता है, कीपिंग ईच ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन ऑन इट्स प्रॉपर साइड ऑफ स्लैश, जो कि बाइनरी ऑपोजिशन को इट्स प्रॉपर साइड ऑफ स्लैश जो है वो कीप करता है। द सेंटर सर्व्स टू पर्पसेस, जो सेंटर है वो दो पर्पसेस सर्व करता है। द सेंटर इज द थिंग दैट इज गिवन क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग द सिस्टम, और सेंटर ही वो चीज है जो कि क्रिएटिंग सिस्टम को क्रेडिट देता है। एंड ऑल्सो सेंटर guarantees that all things run according to the rule। जैसे मैंने आपको सन की बात की कि पूरी दुनिया जो है वो सन सेंटर्ड है, पूरी यूनिवर्स सन सेंटर्ड है, तो सूरज के गिर्द घूमती है ना, तो इस वजह से तमाम चीजें अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हैं वो चल रही होती हैं और बड़ी तरीके से चल रही होती है। द सेंटर इज बियॉन्ड द रूल ऑफ सिस्टम such that no rules are applicable to the center। और जो सेंटर होता है ना, सूरज जो है वो बियॉन्ड द रूल्स ऑफ सिस्टम है, सूरज को घूमना ही नहीं है, वो तो स्टैग्नेंट है वहां पे, उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही है ना बेटा, रूल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब क्या है, द सेंटर इज द थिंग दैट इज गिवन क्रेडिट फॉर क्रिएटिंग सिस्टम। अब सारा क्रेडिट किसको मिला है, उस सेंटर को मिला है जो कि एक सिस्टम को क्रिएट कर रहा है। और also center guarantees that all things run according to the rules। अब देखें like this academy, what is the center? आपका जो उस्ताद होता है ना बेटा, वो आपका सेंटर होता है, उसके गिर्द उसने वो रूल्स बनाने होते हैं, उसको फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। अगर इस एकेडमी के बेटा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, किसी भी टाइम ऑन कर लो किसी भी टाइम ऑफ कर दो, तो सब हम स्कैटर हो जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली द मैनेजमेंट जो आपका जो सेंटर होता है। इस वजह से बेटा मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है कि किस तरीके से मुझे पूरी क्लास को लेके चलना है, किस तरीके से पूरी क्लास का एक जो माहौल है उसको पॉजिटिव रखना है, उसको मोटिवेटेड रखना है। इसीलिए आपको बातें समझाती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो सब कुछ स्कैटर हो जाएगा। दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं जो अच्छे मैनेजर होते हैं। और दुनिया में एक चीज जो अल्लाह ताला ने हमें एक ब्लेसिंग दी, वो फर्ज 5 नमाजें। ठीक है, ताकि इंसान को मैनेजमेंट आ जाए। ठीक हो गया। तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम जो है समझ रहे होते हैं, जैसे पता नहीं क्या चीज है।
तो दैट इज द सेंटर। और ये जो सेंटर होता है बियॉन्ड रूल्स होता है, बियॉन्ड द रूल ऑफ सिस्टम होता है, नो रूल्स आर एप्लीकेबल टू द सेंटर। तो जो रूल, फॉर एग्जांपल गॉड है, उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, सन है उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, जिसके गिर्द दुनिया घूमती है, जिसकी वजह से दुनिया घूमती है। फॉर एग्जाम्पल इन द सिस्टम ऑफ रिलीजन गॉड इज द सेंटर, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ मीनिंग एंड एक्शन। वो है ओरिजिनेटर ऑफ मीनिंग और एक्शन, ठीक है, उसने ओरिजिनेट किया, अल्लाह ताला ने किया। इट इज ही हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, ही हैज डिवाइस्ड द रूल वो सिस्टम, बट ही हिमसेल्फ इज बियॉन्ड दीज रूल्स। वो खुद तो उन रूल्स से आ रही है ना, मतलब अल्लाह ताला पे तो हम कोई रूल नहीं अप्लाई कर सकते ना। हम खुद से तो नहीं कह सकते या अल्लाह तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, और जो बुरा भी होता है ना वो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी जिंदगी में पता चलेगा, वो तो अल्लाह ने हमारे साथ अच्छे के लिए ही किया था, जो भी किया था। तो अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे के साथ बुरा नहीं करता, जो भी करता है वो अच्छे के लिए हो रहा होता है। The rules are not applicable to him. The center keeps all the elements in the place and does not allow any movement of deviation. और जो सेंटर होता है वो तमाम एलिमेंट्स को एक प्लेस में रखता है और वो अलाउ नहीं करता एनी मूवमेंट ऑफ डेविएशन। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी ही तो बेटा छोड़ दी है ना, इसीलिए तो तफरकों में पड़ गए हैं, इसीलिए तो अब हम मसलकों की बातें करते हैं, इसीलिए तो अब हम फिरकों की बातें करते हैं। इसीलिए तो हम ये कहते हैं तू काफिर तो फलाना काफिर, तो मैं सिंधी तो वो बलोची, और पता नहीं क्या क्या क्या। तो दैट इज द रीजन हमने बेटा अपना सेंटर जो है ना वो डेविएट हो गया हमारा। डेरिडा यूजेस प्ले टू डिनोट मूवमेंट और डेविएशन। डेरिडा जो है वो यूजेस, वो क्या यूज करता, प्ले, ये वर्ड है, टू डिनोट मूवमेंट और डेविएशन। द सेंटर लिमिट्स द प्ले ऑफ द स्ट्रक्चर। अब वो प्ले को, प्ले एक ऐसा वर्ड है जो कि किस मीनिंग में लिया जा रहा है, मूवमेंट और डेविएशन, ठीक है। अब जहां जहां प्ले आएगा आप समझ लीजिएगा या तो इसका मीनिंग मूवमेंट है या डेविएशन है। और सेंटर लिमिट्स द प्ले ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जो सेंटर होता है ये लिमिट कर देता है मूवमेंट या डेविएशन ऑफ स्ट्रक्चर को, ठीक है, such that it makes sure that everything in the structure is kept at its proper place, कि हर चीज जो है वो एक प्रॉपर प्लेस में होती है अगर उसका सेंटर जो है वेल डिफाइंड हो, ठीक है। अगर बेटा इस वक्त आपने 36 डिग्रियां होल्ड कर ली ना कि जी मैंने इसी टाइम में बीएड भी करना है, मैंने इसी टाइम में जी एमए इकोनॉमिक्स भी करना है, और इसी टाइम में मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर भी करना है, आप डेविएट कर जाएंगे। आप एक पे भी, आपकी एक भी डिग्री पूरी की पूरी पास नहीं होनी, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन। तो जब आपका यही सेंटर है जो लिमिट कर देता है प्ले ऑफ द स्ट्रक्चर को, और हर चीज एक प्रॉपर प्लेस पे चलती है। वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न फिलोसफी फेवर्स रिजिड सिस्टम बिकॉज इट प्रेफर्स ऑर्डर ओवर chaos. Another way we can say that the Western culture likes a single one-to-one connection between a signifier and signified, and does not like ambiguity or multiplicity of the meaning. एक तरफ तो ये जो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न फिलोसफी है वो फेवर करती है रिजिड सिस्टम को। रिजिड सिस्टम मीन के कोई ऐसा रिजिड सिस्टम नहीं कि बिल्कुल ही आप रिजिड ही हो गए। रिजिड सिस्टम मीन के बेटा जो लोग जितने कम दायरे में काम करते हैं ना वो हॉलमार्क क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको इस एकेडमी की मिसाल दूं, मैंने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाकी ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को लेके मैंने एक छोटी सी एक एकेडमी स्टार्ट की, ठीक है, और मेरा फोकस ही इंग्लिश लिटरेचर था, ना तो बीए ना एफए ना 9th 10th, नथिंग एल्स। इवन मुझे कितने लोगों ने कहा आप इसके साथ ग्रामर भी स्टार्ट करें, मैंने कहा नहीं, पहले मैं इसको पूरा कर लूँ इस टास्क को, उसके बाद लेट सी के क्या होता है। वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या हुआ कि एक हॉलमार्क क्रिएट हो गया। कुछ ने मुझे कहा जी आप बहुत रिजिड हो गई हैं कि आपने सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को ही पढ़ाना है, उसी के स्टूडेंट को पढ़ाना है, दूसरा आपने सिर्फ फीमेल्स को पढ़ाना है। तो मैंने अपना सर्कल क्या कर लिया, महदूद कर लिया। बेटा जब सर्कल्स हमारे वेल डिफाइंड और महदूद होते हैं ना उसमें एक हॉलमार्क क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मेरा सर्कल छोटा था ना, मैंने उस पर काम ज्यादा कर दिया, ठीक है। अगर मेरा सर्कल थोड़ा बड़ा होता, बल्कि इससे भी बड़ा होता, तो उस सर्कल को फिर मैं कैसे संभालती, ठीक है।
तो इसी तरीके से अगर हम अपने दायरे छोटे रखें ना, कि पहले हम हमारा ये टास्क है, लाइक जब मैं मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा सर्कल ये था, मेरी जात का महवर ये था कि मुझे अपने बच्चों को पहले 7 साल देने हैं, उनकी परवरिश करनी है, ना मुझे जॉब करनी है, ना मुझे घर की बाहर की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है। बिकॉज मेरी साथ का महवर क्या था, सिर्फ एक चीज थी, अल्लाह ताला ने उनको 5 वक्त का नमाजी बना दिया, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी, मैंने एक कोशिश की थी, बाकी सारा कुछ अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी, सारा कुछ ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन आई गेट फ्री आफ्टर 14 years ऑफ माय, जिसे कहना चाहिए शादी के बाद, बेटा जिंदगी में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ना भी देता ना, मैं तब भी बड़ी खुश थी, ठीक है। अगर मैं आज भी एक हाउसवाइफ होती ना, मैं तब भी बड़ी खुश थी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में कुछ होने या ना होने से। लेकिन क्या होता है, आपकी जिंदगी में हॉलमार्क्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं जब आपके सर्कल्स छोटे छोटे होते हैं। बीइंग अ मदर मैंने क्या अचीव किया, बीइंग अ वाइफ मैंने क्या अचीव किया, देन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द लैपटॉप, उसमें मैंने क्या अचीव कर लिया। तो जब हमारे सर्कल्स छोटे होते हैं तो हम उसमें हॉलमार्क क्रिएट कर लेते हैं। ये थोड़ी मैंने इसमें भी टांग अड़ाई हुई है, मैंने उसमें भी अड़ाई हुई है, नहीं। फिर आपकी एक जो है हम्बल पर्सनैलिटी, एक वेल डिफाइंड पर्सनैलिटी, वो लोगों के सामने आती है। फिर वो जो पर्सनैलिटी होती है, वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी होती है, बेटा वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। जब मैं खुद ही कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी होंगी, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आप खुद सोचें ना। नहीं पढ़ा सकते ना हम, फिर कैसे पढ़ाएंगे, खुद सोचें। इसी तरीके से मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप मुझे कैसे आंसर देंगे? द रीजन इज दैट आपको जो टास्क दिया गया था, आपने उसको एक तो ऑर्गेनाइज नहीं किया, दूसरा आप स्कैटर्ड एक थॉट में थे कि अच्छा चलो अगली किताब आएगी वो जरा सही तरीके से पढ़ लूंगी, ये वाली छोड़ देती हूँ। तो दैट्स वाई जब हमारे सर्कल्स बड़े बड़े हो जाते हैं या सर्कल्स को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप फिर उस तरह से काम नहीं कर। तो वो ये जो वेस्टर्न सिस्टम है ना, वो इस रिजिड सिस्टम को, इस छोटे सर्कल को जो है ना वो करता है, मतलब ज्यादा फेवर करता है। इट प्रेफर ऑर्डर ओवर क्योस। और ये क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर प्रेफर करता है ओवर क्योस। आपकी जिंदगी में क्योस होगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऑर्डर है ना, तो हम अपनी जिंदगी में ऑर्डर कब लेके आते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड कब होते हैं, जब हम छोटे छोटे टास्क करते हैं और छोटे छोटे सर्कल्स के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी। और दूसरी तरफ, on other way we can say that western culture like a single one to one connection between a signifier and signified। signifier क्या होता है? साउंड इमेज, यानी कि मैंने एप्पल देखा, मैंने जो बोला वो सिग्निफायर है, साउंड इमेज को कहते हैं। और सिग्निफाइड क्या होता है? हाँ जी, सिग्निफाइड क्या होता है क्लास? बनता है बेटा, जो जहन में कॉन्सेप्ट बनता है, जो इमेज बनता है हमारे जहन में, उसको हम सिग्निफाइड कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक कॉन्सेप्ट है कि ये लाल रंग का एक एप्पल पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया? सिग्निफाइड हो गया। और साइन क्या है? एप्पल इटसेल्फ इज अ साइन, ठीक है। वो जो सामने मेरे एप्पल पड़ा हुआ वो इटसेल्फ अ साइन। एंड डज नॉट लाइक एम्बिगाइटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मीनिंग। और उसमें क्या है? वो उसमें ना तो एम्बिगाइटी है ना मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग है। दिस इज हाउ डीकंस्ट्रक्शन कनेक्ट्स टू लिटरेरी टेक्स्ट। इस वजह से डीकंस्ट्रक्शन जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट से जो है कनेक्ट होती है। किस तरह से? नंबर 1 बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से, और नंबर 2 उसके सेंटर की वजह से। सेंटर में दो चीजें अप्लाई होती है। सेंटर जो है उसकी वजह से रूल्स डिफाइन होते हैं। नंबर 2, सेंटर के ऊपर कोई रूल डिफाइन नहीं होता। Literary texts have a lot of play and usually one signifier is not connected to one signified or vice versa। और literary text के lot of play है। play का भी हमने क्या मीनिंग ढूंढा था? The meaning of the play is deviation, diversion। तो वो कहता है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा डेविएशन, डाइवर्शंस होती हैं। और यूजली एक सिग्निफायर जो है इज नॉट कनेक्टेड टू वन सिग्निफाइड और वाई। एक लिटरेरी टेक्स्ट जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिगाइटी होती है, एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं। लेकिन एक एप्पल का एक ही मीनिंग होगा कि वो एक सेब ही है, ठीक है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म is based on humanism, and this is the reason that is supposed a center, supposes a center. In case of literary text, the center is the personality of the author. The author is the source of meaning,
of the text. It gives the मतलब author जो basically source of meaning है of the text, वही मतलब author ही define करता है meanings को, ठीक है. It gives the system rigidity and fixity. और जब वो मीनिंग डिफाइन हो जाते हैं तो वो सिस्टम को रिजिडिटी और फिक्सिटी देते हैं. एवरीथिंग शुड बी interpreted in relation to this center. Derrida says that this central figure of author tries to give a text a single meaning, and this single meaning is one which is favored by the system. अब हम सिंगल मीनिंग की बात कर रहे हैं, पहले हम सिंगल जो है सेंटर की बात कर रहे थे. The system favors this single meaning because this meaning keeps the system stable. ठीक है, एक मीनिंग क्यों होता है? ताकि सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे. द प्ले इन द मीनिंग, प्ले क्या है? डेविएशन, डाइवर्जन की बात हो रही है. इन द मीनिंग वुड थ्रेटन द स्टेबिलिटी एंड कैन कॉज द सिस्टम टू कोलैप्स. अब ये जो डाइवर्जन हो अगर मीनिंग में, तो उसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स हो सकता है. देयरफॉर एक्सप्रेसिव रियलिज्म वांट्स टू प्रोवाइड द रीडर only one subject position from where the text should be seen and interpreted. Derrida says that every text supposes its own center from where it is understandable. हर टेक्स्ट जो है उसका अपना सेंटर होता है और उसी बेस के ऊपर वो अंडरस्टैंडेबल होता है. इट इज द फंक्शन ऑफ डीकंस्ट्रक्शन टू ब्रिंग आउट दोज पॉइंट्स इन अ टेक्स्ट वेयर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इट्स ओन सेंटर. This project would enable a reader to see how the ideology of system tries to hide its own weak point, but in the process exposes itself. The basic idea of deconstruction is to find that center and what happened to the structure if you take this center away. The function of center is to limit play, to hold concepts such as good and evil in firm relationship to each other. और ये जो फंक्शन है सेंटर का वो क्या है? अब बेसिक आइडिया ऑफ डीकंस्ट्रक्शन क्या है कि हम टू फाइंड दैट सेंटर, कि हम उस सेंटर को देखें एंड सी व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रक्चर, और देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को क्या हुआ. इफ यू टेक दिस सेंटर अवे, कि अगर उस सेंटर को हटा दिया जाए वहां से तो फिर क्या होगा. द फंक्शन ऑफ सेंटर क्या है कि आप लिमिट करते हैं प्ले को. प्ले हमने क्या कहा था? डाइवर्जन्स को कहा था, कंफ्यूजन्स को कहा था. क्यों? टू होल्ड कॉन्सेप्ट्स, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को होल्ड कर सकें. सच अ ग्रेट गुड एंड इवल, उन कॉन्सेप्ट्स को जैसे जिसको हमने बाइनरी ऑपोजिशन कहा था, जैसे कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे? गुड एंड इवल इन फर्म रिलेशन टू ईच अदर, सो दैट वी नो व्हाट ईच एंड व्हाट साइड ऑफ स्लैश इट शुड बी ऑन, ताकि हम जान सके कि व्हाट ईच इन, एक गुड कैरेक्टर क्या है और एक बैड कैरेक्टर क्या है, एंड व्हाट साइड ऑफ स्लैश इट शुड बी ऑन, और ये कौन से व्हाट साइड ऑफ स्लैश इट शुड बी ऑन, कि किस साइड पे ये ज्यादा शुड बी ऑन, मतलब एक्टिव हो जाएंगे. डीकंस्ट्रक्शन इज अ वे ऑफ रीडिंग दैट लुक फॉर प्लेसेस वेयर द स्ट्रक्चर गेट्स शेकन अप, where more play, more ambiguity of meaning occurs, where the binary opposition do not stay neatly on the proper side of the slash. Reconstruction actually एक way of reading है जो कि देखता है उन places को जहाँ पे structure जो है gets shaken up. वो structure जो है वो shaken up होता है, हिल जाता है. where more play क्या है? ambiguity और जो है डेविएशन को कहा जाता है, जहाँ पे प्ले बेसिकली ambiguity ऑफ मीनिंग को भी कहा जाता है. ठीक है, अक्कर वेयर द बाइनरी ऑपोजिशन डू नॉट स्टे नीटली और प्रॉपर साइड ऑफ द स्लैश. ठीक है, कि जहाँ पे बाइनरी ऑपोजिशन जो है वो नीटली डू नॉट स्टे नीटली, यानी कि वो जो है नीटली स्टे नहीं कर पाती, उस वे ऑफ रीडिंग को हम क्या कहते हैं? डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं. Once you deconstruct a system by pointing out its inconsistencies, by showing what happened when the center fails to hold all elements in the fixed position, or where the slash dissolves and binaries start to collapse in each other. और एक दफा अगर आप उस सिस्टम को deconstruct कर देते हैं by pointing out उसकी inconsistencies को जब आप point out करते हैं, तो by showing what happens, कि जब सेंटर जो है वो फेल हो जाता है अपने तमाम एलिमेंट्स को एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करने में, और वेयर द स्लैश डिसॉल्व, और जहाँ पे वो स्लैश जो है वो डिसॉल्व होती है एंड बाइनरी स्टार्ट टू कोलैप्स इनटू ईच अदर विदाउट यूजिंग द वर्ड डीकंस्ट्रक्शन. Barthes in his book S/Z has deconstructed a story of Balzac. Sarrazin is a story by French author Balzac, in which the protagonist Sarrazin, a young sculptor, fall in love with an opera singer, La Zambellinella, a castrato
castratos were male singers in Europe who were castrated to keep the female quality of their voice. The story of La Zambinella is one of the androgyny and mistaken identity. When the Parisian artist Sarrazin falls in love with Zambinella, thinking that a castrato who plays female roles in opera is only a woman, but the perfect woman, he does not realize that he has fallen in love with a woman who is not a woman or at all. When Sarrazin discovers that La Zambinella is in fact a castrato, and that he has constructed a notion of perfect femininity presented by Chef Devore and a statue on an androgynous image. Sarrazin attempt to kill La Zambinella in a rage. In this way, the text does not construct the 19th century more rigid notion of gender roles and femininity. तो अब वो यहाँ पे बताता है कि मतलब एक कोई मेल कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, वो एक मेल कैरेक्टर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है जो कि मेल नहीं होता बल्कि सॉरी फीमेल होता है। मतलब उसको खुद पता नहीं होता कि वो फीमेल नहीं है, लेकिन फाइनली वो उसको किल कर देता है। और ये इस तरह का जो टेक्स्ट है वो नहीं कंस्ट्रक्ट करता 19th सेंचुरी मोर रिजिड नोशन ऑफ जेंडर रोल्स और फेमिनिटी को। The story is told by the narrator to a young woman who is curious about the identity of an old man who lives in the house of rich Count Monsieur de Lanty. She is also curious about the wealth of Lanty family, but instead of telling her about the identity of that old man, the narrator starts narrating the story of Sarrazin and how he fell in love with Castrato and in the end was killed by the men of the patron of La Zambinella. The patron was revealed to be a very important cardinal. In the end, we are not told who that old man was, but it is obvious that old man was La Zambinella, and in fact, he was the one who was the source of all wealth of Lanty family. Barthes says that all these points are contradiction and allow the reader to enter the structure of the text and make it open. The classic realist text moves inevitably to an end, to the conclusion of an older order series of events, to the disclosure of what has been concealed. But even in a classic realist text, there are points and openings which evade the constraint of narrative sequence. By deconstructing the story, we can bring out those elements that the text wants to hide. First important point is that the society of that time wanted to have a clear-cut difference between the genders and gender roles, but La Zambanella is a castrato, and the text cannot define a castrato